हमने अभी तक सेक्शन 30 टू 36 पढ़े। ओके, 30 टू 35 स्पेसिफिक था, 36 में एक लिस्ट था। ओके, तो 36 वाज अ लिस्ट, 37 में कोई लिस्ट नहीं है। 37 ये कहता है कि आपको 30 टू 36 में अगर कोई एक्सपेंस क्लेम नहीं हो रहा है, if any expenditure which is in relation to business is of a revenue nature, okay, but you are not being able to claim the same because वो specifically लिखा हुआ नहीं है। जैसे आपने पढ़ा कि हमने रेंट, रेट्स, रिपेयर्स, इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन, ओके, फिर एडिशनल डेप्रिसिएशन, 30 टू 80 में डिडक्शन देखा, 35 में स्पेसिफाइड बिजनेसेस देखा, 35 में प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर देखा, ओके, फैमिली प्लानिंग का एक्सपेंडिचर देखा, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का एक्सपेंडिचर देखा। वो सब स्पेसिफिक नाम के साथ थे, ओके, कि ये एक्सपेंस करोगे तो आपको अलाउ होगा या नहीं होगा, अलाउ होगा तो क्या कंडीशंस होंगी। ओके, सेक्शन 37 में ऐसा कोई नाम नहीं है कि आपको ये एक्सपेंस अलाउ होगा, ये नहीं होगा। उन लोगों ने आपको फीचर्स बताए, दे हैव शोन यू द कैरेक्टरिस्टिक्स, कि अगर आपका कोई भी एक्सपेंस कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस फुलफिल करता है तो अलाउ होगा, अदरवाइज अलाउ नहीं होगा। ओके, सो ये कौन सा हेड है? रेसिड्यूअरी, जो भी बाकी बचा वो। ओके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस, प्रोफेशन और वोकेशन। तो कौन सा एक्सपेंडिचर होना चाहिए? इट शुड बी अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे एक्सपेंस अलाउ हो रहा है बट नॉट द बिजनेस लॉसेस। वो क्या बोल रहे हैं? वी अलाउ एक्सपेंडिचर बट नॉट लॉसेस। ओके, दैट इज लॉस अराइजिंग थ्रू एम्बेजलमेंट, थेफ्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स, misappropriation by employees. Okay, the deduction is limited only to the amount actually expended. आपने जो एक्चुअल खर्चा किया है वही अलाउ होगा। Okay, does not extend to a reserve created against the contingent liability. Contingent liability के लिए कोई भी एक्सपेंस आपको क्लेम नहीं कर सकते। अकाउंट्स में हम लोग प्रोविजन बनाते थे, रिजर्व बनाते थे और उसको क्लेम भी करते थे। इनकम टैक्स ऐसा कोई एक्सपेंस अलाउ करता नहीं है, उनका एक स्पेसिफिक चीज है, द अमाउंट शुड हैव बीन एक्चुअली एक्सपेंडेड। आपने सही मायने में कोई खर्चा किया हुआ होना चाहिए। ओके, चलो उसकी कंडीशंस क्या है देखते हैं। द फॉलोइंग कंडीशंस शुड बी फुलफिल्ड इन ऑर्डर दैट अ पर्टिकुलर आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर मे बी डिडक्टेबल अंडर दिस सेक्शन। कोई एक्सपेंस अलाउ होगा या नहीं होगा, उसके लिए आपको ये सारी कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। ओके, सबसे पहला, इट शुड नॉट फॉल इन एनी ऑफ द प्रीवियस सेक्शंस। 30 टू 36 में नहीं होना चाहिए, ऑब्वियस है। 30 टू 36 में होता तो वहीं अलाउ हो जाता। ओके, किसने खर्चा किया? असेसी ने। कब किया? इन द गिवन ईयर। कौन सी चीज के रिलेशन में है? बिजनेस के रिलेटेड है। ओके, जिसका प्रॉफिट्स आप कंप्यूट कर रहे हो। ओके, मस्ट हैव बीन इनकर्ड आफ्टर द बिजनेस वाज सेटअप, मतलब बिजनेस सेटिंग से पहले का खर्चा होगा तो वो नहीं होगा सेक्शन 37 में, ऑब्वियस, क्योंकि बिजनेस सेटअप करने से पहले का खर्चा कहाँ पे अलाउ हो जाता है? सेक्शन 35D, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर में अलाउ हो जाता है। ओके, it should not be in the nature of personal expenses, should be laid out or expended wholly and exclusively for the purpose of business, not in the capital nature. Okay, and should not have been incurred by the assessee for any purpose which is an offense or is prohibited by law. इसका एग्जाम्पल बताओ क्या होगा? ये लास्ट, से फॉर एग्जाम्पल, भले हम लोग कुछ चीजों को मना बोलते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इट इज अ बैड प्रैक्टिस इन एवरीथिंग, बट फिर भी
ना, हमें पता है कि उसके बिना काम चलने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, है ना, मुंबई में भाई बहुत होते हैं, अभी तो सब जगह पे थोड़ा थोड़ा होने लगा है, पर स्पेसिफिकली वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो वाला कल्चर बहुत चलता है। तो एक बिजनेसमैन ने अपना P&L बनाया और उसमें लिखा टू प्रोटेक्शन मनी, ओके, और वो एक्सपेंडिचर क्लेम किया उसने इनकम टैक्स में। असेसिंग ऑफिसर ने उसका रिटर्न चेक किया, P&L चेक किया, तो उसने बोला कि ये प्रोटेक्शन मनी क्या होता है, इस टाइप का एक्सपेंडिचर तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तो उसने कहा कि ये मुंबई है, यहाँ पे ये बहुत कॉमन बात है, अगर हमें शांति से अपना बिजनेस करना है तो बिजनेस शांति से करने के लिए खर्चा करना पड़ेगा, है ना। मतलब आपने वो सेक्शन लिखा था ना कि इट शुड बी एक्सपेंडेड होनली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ सच बिजनेस, तो हमारे लिए वो नेसेसरी है, ओके, एंड आई थिंक इट शुड बी अलाउड। हम हफ्ता देते हैं, प्रोटेक्शन मनी देते हैं, तो इट शुड बी अलाउड। लिया कि तो गलत है, आप हफ्ता नहीं देना चाहिए। बोले नहीं देना चाहिए, वो तो हमको भी पता है, पर वो लोग लेने आते हैं तो हम क्या करें। नहीं, वो आप अपने हिसाब से डील करो पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, क्योंकि एक और चीज भी लिखा हुआ है, यू शुड नॉट मेक पेमेंट ऑफ एनी सच थिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। सो मेकिंग पेमेंट ऑफ प्रोटेक्शन मनी इज बट ऑब्वियस प्रोहिबिटेड बाय लॉ। इस तरह के प्रैक्टिसेस को, है ना, एक टाइम माना गया है। Okay? So you have to be careful with these things. The section is thus limited in the scope. आपको थोड़ी बेसिक चीजें याद रखनी है। बिजनेस के लिए होना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए, पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, और प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। सिंपल, ओके। तो ये सब चीज यहीं पे लिखा हुआ है। Therefore, expenses wholly and exclusively laid out for the purpose of trade are subject to fulfillment of other conditions. आपने ज्यादा खर्चा किया, कम खर्चा किया, वो इधर डिस्कस नहीं होता है। सिंपल आपको ये प्रूव करना है that the expenditure should be done for the purpose of business and it is not prohibited by law. Premium paid on the key man insurance policy is allowable as a business expenditure. Okay? चलो, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी होता क्या है? इट इज ऑब्टेन टू सिक्योर द लाइफ ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर्स का इंश्योरेंस होता है, टू सेफगार्ड द फर्म अगेंस्ट द डिस्ट्रप्शन ऑफ बिजनेस इज इक्वली फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। कीमैन इंपॉर्टेंट पर्सन ऐसा समझे, है ना, और उसकी वजह से अगर बिजनेस डिस्टर्ब होगा, बिजनेस को लॉस होगा, तो उससे होने वाला जो एक्सपेंडिचर है पार्टनर की लाइफ पे, जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी लिया हुआ है, दैट वुड बी अलाउड। ओके, ये एक स्पेसिफिक लिखा हुआ है क्योंकि आगे ये लिखा हुआ नहीं था। हाँ, ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के सेक्टर में तो यही चलता है अभी तो। जो MR होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, उसका पूरा ये केस लिखा हुआ है कि वो डॉक्टर्स को मिलने जाते हैं, उनको अपनी कंपनीज की दवाइयों के बारे में बताते हैं और उनको बोलते हैं कि आप हमारी दवाई प्रिस्क्राइब करो, है ना। कंटेंट तो आपको पता ही है कि हम आपको बता रहे हैं इसमें कौन सा सॉल्ट यूज हुआ है, किस टाइप के पेशेंट के लिए ये दवाई काम लगेगी। तो वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का मिलने का एक प्रॉपर टाइम होता है हर एक डॉक्टर के पास, या वो एक पर्टिकुलर डे फिक्स्ड होता है, वहाँ पे वो मिलने जाते हैं, उनको दवाइयों के लिए बोलते हैं कि आप हमारी कंपनी की दवाई लिखो, अगर आप हमारी कंपनी की दवाई लिखते हो तो हम आपको ऑस्ट्रेलिया टूर पे भेजेंगे, आपको एक गाड़ी खरीद के देंगे, है ना, बच्चों के खेलने के लिए आईफोन दे देंगे। ऐसा चलता है, इट इज मच प्रिवेलेंट इन द
मेडिकल प्रैक्टिस, जो भी लोग डॉक्टर्स है ना, छोटे बड़े जो भी हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, वहां पे ऐसा चलता है। बट ये गलत है ना, क्योंकि जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का इंस्टीट्यूट है ICAI, उनके कुछ प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स है ना, प्रोफेशनल कंडक्ट है, बिहेवियर है। वैसा MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का भी है। तो उन लोगों ने क्लियरली लिखा है कि ये किस तरह का प्रैक्टिस अगेंस्ट लॉ है। जो दवाई अच्छी है उसके हिसाब से लिखो, आपको क्या फायदा होता है उसके हिसाब से मत लिखो। बट स्टिल there are doubts that it is being followed. Okay, अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऐसे कोई भी एक्सपेंस के लिए अगर खर्चा करता है, मतलब फ्रीबीज प्रोवाइड करने के लिए, घुमाने के लिए, okay, then it is inadmissible expenditure. You cannot say that I have done this expenditure for the purpose of business. Okay, आप ऐसा नहीं जस्टिफाई कर सकते। बढ़ते हैं आगे। Disallowance of CSR expenditure. CSR stands for Corporate Social Responsibility। उसका सेक्शन भी दिया हुआ है, सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इसमें एक लंबा चौड़ा लिस्ट दिया हुआ है कि आप कौन से पर्पस के लिए एक्सपेंस करोगे तो उसको CSR एक्टिविटी माना जाएगा, है ना। और CSR क्यों करना चाहिए पहले वो समझ लेते हैं। इन लोगों ने सेक्शन 135 यहाँ पे रिप्रोड्यूस किया हुआ है कि जिस किसी भी कंपनी का नेटवर्क, टर्नओवर या प्रॉफिट, इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो उस कंपनी को अपने प्रॉफिट का मिनिमम 2%, ओके, पिछले 3 साल में आपने जो भी कमाया है प्रॉफिट, उसका एटलीस्ट 2% आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जो सामाजिक जवाबदारी है उसके लिए आपको देना पड़ेगा। तो या तो आप खुद खर्चा कर सकते हो या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जो एलिजिबल है उसको डोनेट कर सकते हो। तो अभी ये जो कोविड-19 में PM केयर्स फंड बनाया गया और बहुत सारे लोगों ने पैसा दिया, सो मेनी पीपल डोनेटेड, ओके। तो उन्होंने कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट किया, क्योंकि आज से पहले तो ऐसा कोई फंड था ही नहीं, देयर वाज नो सच फंड। तो दे मेड एन अमेंडमेंट इन द कंपनीज एक्ट, ओके, दैट PM cares would also be considered as a corporate social responsibility expenditure। मतलब जिन जिन लोगों ने CSR का एक्सपेंडिचर, ये जो कंडीशन है वो फुलफिल तो करना पड़ेगा, क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है, आपका ऑब्लिगेशन है, आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो अगर आप चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में पैसा देते हो तो वो CSR नहीं है, बट अगर प्राइम मिनिस्टर केयर में फंड है, जो PM केयर्स फंड है, उसमें दोगे तो वो CSR में आएगा। तो कई सारी कंपनीज ने भी डोनेट किया और वो अपना CSR ऑब्लिगेशन फुलफिल हो गया, ऐसा दिखा सकता है। They can show that we have fulfilled our CSR obligation, okay। अब उसका अलाउबिलिटी पे बात करते हैं। कौन से केसेस में CSR एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा, ओके, ओके। जो एक्टिविटीज आपके बिजनेस का एक नॉर्मल पार्ट है, उसके लिए आपने कोई खर्चा किया, वो CSR नहीं है। जो आपने इंडिया के बाहर किया, डोनेटेड और एक्सपेंडिचर मेड आउटसाइड इंडिया, नॉट अलाउड, ओके। सिर्फ अपने एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए किया तो नहीं चलेगा। पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रीब्यूशन दिया, वो भी नहीं चलेगा। इधर क्या है कि समझो, जस्ट ऐसा रैंडम एग्जांपल दे रहा हूं कि किसी एक कंपनी ने कहीं एक रिलीजियस प्लेस पे डोनेशन दिया और ऐसा कहा कि मैं आपको जो डोनेशन दे रहा हूं
उस पैसों में से आपको हमारे एम्प्लॉइज को टिफिन देना है डेली बेसिस पे. At one end you want to show that you have made CSR expenditure, okay, but आप अपना खुद का खर्चा कम करके, अगर आपके पास एम्प्लॉइज जॉब पे आते हैं तो ऑब्वियस है कि आपको उनको कैंटीन फैसिलिटीज देना पड़ता है ना. तो आप उसको छोड़ के, है ना, आपने एक रिलीजियस प्लेस बना दिया या रिलीजियस प्लेस जो कोई नियर बाय है उसको बोल दिया कि आपको खाना बना के हमारे यहाँ दे के जाना है ना. तो ये किसके बेनिफिट के लिए हुआ? इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज. तो वो भी CSR एक्सपेंडिचर माना नहीं जाएगा. ओके, अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 only expenditure which are not covered under section 30 to 36 and incurred wholly and exclusively for the purpose of business is allowed as a deduction. It has now been clarified that for this section, any expenditure incurred by the SSE on activities relating to CSR shall not be deemed to have been incurred for the purpose of business and shall not be deemed to be allowed. CSR के लिए कोई भी खर्चा सेक्शन 37 में अलाउ नहीं होगा. ओके, इसका लॉजिक क्या है? That CSR expenditure being an application of income is not incurred wholly and exclusively for the purpose of business. आपको खर्चा तो करना ही पड़ेगा पर वो अलाउ नहीं होगा. कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है. ओके, एडवर्टीजमेंट इन सुवेनियर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. पॉलिटिकल पार्टीज का कुछ मैगजीन है, उनका कोई न्यूज़पेपर है, उसमें आपने एडवर्टीजमेंट दिया. ओके, तो उसका अलाइबिलिटी देखते हैं. This provision for disallowance would apply. Provision for disallowance would apply का मतलब क्या होगा? ये एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा. Disallows. Okay. Expenditure representing contribution for political purpose would be disallowed. Political कोई भी उसका अलग सेक्शन है जहाँ पे ये अलाउ होगा. इस सेक्शन में वो अलाउ नहीं, उसका स्पेसिफिक सेक्शन है और उसमें भी उन लोगों ने लिमिट रखा है कि 2000 रुपए से ज्यादा कैश में नहीं चलेगा. ओके, अभी तक पढ़ा था एडमिसिबल डिडक्शंस के बारे में. सेक्शन 30 to 37 क्या पढ़ा था? एडमिसिबल डिडक्शंस, कौन से खर्चे अलाउ होंगे. अब क्या पढ़ रहे हैं? इनएडमिसिबल डिडक्शंस, कौन से एक्सपेंसेस हैं जो अलाउ नहीं होंगे. ओके, आर नॉट डिडक्टेबल. तो इसमें सबसे पहला नंबर सेक्शन 40 स्मॉल ए. ओके, थोड़ा सा ध्यान देना. इफ एनी इंडियन रेसिडेंट इज मेकिंग पेमेंट आउटसाइड इंडिया, इसका वो केस है. ओके, क्या क्या पे कर रहे हैं? इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज और एनी अदर सम चार्जेबल अंडर दिस एक्ट. कुछ नाम स्पेसिफिक लिखे हुए हैं और कुछ नाम बाकी के लिए अदर ऐसा लिखा हुआ है. कहाँ पे हो रहा है? इंडिया के बाहर या तो इंडिया में पर किसी नॉन रेसिडेंट नॉन कॉर्पोरेट पर्सन को या किसी फॉरेन कंपनी को. यू आर मेकिंग पेमेंट टू पेमेंट आउटसाइड इंडिया और टू अ नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी. ठीक है, ये दो पेमेंट आप कर रहे हो. ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेबल, मतलब जिसमें TDS एप्लीकेबल होगा. ओके, जिसमें TDS एप्लीकेबल होगा. तो
या तो आपने वो टैक्स डिडक्ट नहीं किया, या तो डिडक्ट किया बट गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं किया बिफोर ड्यू डेट। तो इन दैट केस वो एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा, मतलब आपने जो खर्चा किया है वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउ। किसी को डाउट है तो पूछो। सब फिर से समझाना एक बार। क्या? फिर से सम... ये वाला पैराग्राफ है ना, ये मैं समझा रहा हूँ, मैं उधर पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, है ना, इधर अलग से बता रहा हूँ। चलो अभी ड्यू डेट के बारे में डिस्कशन करेंगे तो समझ में आएगा। नॉर्मली प्लीज बी केयरफुल विद द वर्ड्स। जो भी लोगों का ऑडिट होता है ना, मतलब टैक्स वही लोग काटते हैं जिसका ऑडिट होता है ना। अभी मेरा ऑडिट हो गया तो मेरा रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट, ये जो ड्यू डेट है वो किसका होगा, ये ड्यू डेट मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। तो मेरा ड्यू डेट है एवरी ईयर 30 सितंबर नॉर्मली। इस साल थोड़ा बढ़ाया है ड्यू टू द सिचुएशन, तो अगर नॉर्मली ये 30 सितंबर होता है। ओके, तो आपने ये टैक्स का पेमेंट नॉर्मली तो इसका नेक्स्ट मंथ ही पेमेंट हो जाना चाहिए 7 तारीख से पहले, मतलब आपने अप्रैल में टैक्स काटा है तो मई में 7 तारीख से पहले पेमेंट हो जाना चाहिए। वो प्रोविजन है टीडीएस का। अप्रैल का पेमेंट मई की 7th डेट या उससे पहले हो जाना चाहिए, बट फिर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसा कहता है। तब नहीं हुआ तो आपका जब रिटर्न फाइल करोगे, तो मेरा फाइनेंशियल ईयर 1920 है, ओके, इसका रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट होगा 30 सितंबर 2020। इस साल ज्यादा है, मैं नॉर्मली की बात कर रहा हूँ। ओके, आपको रिटर्न मैक्सिमम 30 सितंबर तक फाइल कर देना पड़ेगा, और इस डेट को या इससे पहले आप अगर ये टीडीएस डिपॉजिट कर देते, ये वाला 0.6 करोड़ टू द गवर्नमेंट, ओके, तो आपको 2 करोड़ अलाउ हो जाएगा इन द फाइनेंशियल ईयर 1920। कौन सी ईयर का रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं हम लोग, फाइनेंशियल ईयर 1920 का। कब फाइल करना पड़ेगा, 30 सितंबर 2020 से, या उस दिन या उससे पहले। तो अगर आप उसी दिन या उससे पहले अगर ये टीडीएस दैट इज 0.6 करोड़ अगर आप गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देते हो, तो आपकी इनकम में से 2 करोड़ माइनस हो जाएगा। चलो ऐसा हुआ कि ये पेमेंट आपने 15 दिसंबर को किया, मतलब आपका 1920 का ड्यू डेट चला गया, रिटर्न फाइल हो गया, और उसके बाद आपने पेमेंट किया, तो ये नेक्स्ट ईयर अलाउ हो जाएगा। मतलब कौन सी ईयर में डिस अलाउड, 1920 में, कौन सी ईयर में अलाउड, 2021।